हेलो डियर, आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बना होता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके हमारा सॉल्यूशन जो है वो बना होता है। जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती हैं वो 10 टाइप की होती हैं। पहली है सॉल्युबिलिटी, दूसरी है परसेंटेज, तीसरी है पार्ट्स पर मिलियन, चौथी है पार्ट्स पर बिलियन, पांचवी स्ट्रेंथ, छठवीं मोलैरिटी, सातवीं मोलैलिटी, आठवीं मोल फ्रैक्शन, नौवीं फॉर्मेलिटी, 10वीं नॉर्मेलिटी। तो ये 10 टर्म्स में हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। जो हमारी सॉल्युबिलिटी एंड मोलैलिटी होती है वहां पे हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं। जो हमारे परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी होती है वहां पे हम सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम ग्राम में ले सकते हैं, उसको हम मोल में लेते हैं, उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट है उसको आप ग्राम में ले सकते हो या फिर मिलीलीटर या लीटर में ले सकते हो। इसी प्रकार सॉल्यूशन भी ग्राम में ले सकते हो या मिलीलीटर या लीटर में ले सकते हो। तो हमारी पहली टर्म है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हमारी परसेंटेज जैसी होती है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि सॉल्युबिलिटी एंड परसेंटेज दोनों 100 पार्ट्स में मेजर किए जाते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस ये है कि सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिया जाता है, जबकि परसेंटेज में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन लिया जाता है। आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। जबकि परसेंटेज के केस में आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी के केस में टेम्परेचर और प्रेशर का रोल होता है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉलिड के केस में डेफिनेट टेम्परेचर पे बनेगा और गैस के केस में डेफिनेट प्रेशर पे बनेगा। तो सॉल्युबिलिटी के केस में हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों मेंशन करने होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर गैस है तो फिर टेम्परेचर की जगह प्रेशर आएगा। सॉल्यूट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे होगी? बढ़ती है। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो हमारा टेम्परेचर होगा, जबकि प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब इन टर्म को समझने के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया और सपोज कि इस पानी में जो है वो 2 चम्मच शक्कर जो है वो घुल सकती है। तो हमने अगर 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बन गया। अगर हमने 1 चम्मच डाली या आधी चम्मच शक्कर डाली तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कैपेसिटी 2 चम्मच डिसॉल्व होने की है। और अगर हमने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया। फिर इस टेस्ट ट्यूब को आप हीट करोगे तो हीट करने पे ये आधी पौन चम्मच जो है वो और शक्कर डिसॉल्व कर सकता है, तो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। फिर जब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करोगे तो जो एक्सिस में शुगर डिसॉल्व थी वो शुगर जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पंडित जी हैं इनका निमंत्रण जो है वो आपने अपने घर पे किया। ये पंडित जी जो है वो 10 पूड़ी खा सकते हैं, और अगर आपने इनको 10 पूड़ी, सब्जी, सलाद, रायता खिला दिया तो पंडित जी हमारे कैसे हो जाएंगे? सैचुरेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको 4 पूड़ी खिलाई और इन्होंने और पूड़ी मांगी और आपने कह दिया कि अब तो पूड़ी खत्म हो गई है और पूड़ी नहीं मिलेगी, तो पंडित जी हमारे कैसे हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपने इनको 10 पूड़ी खिला दी, 10 पूड़ी खाने के बाद आपने इनको 4 रसगुल्ले खिला दिए, रसमलाई खिला दी, तो पंडित जी हमारे कैसे हो जाएंगे? वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारी सेकंड टर्म है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों लेते हैं, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा 3 टाइप का होता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे वेट बाय वेट लेंगे, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट
ग्राम में होगा, सॉल्वेंट ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा सॉल्यूट यहाँ पे 25 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया है, तो ये दोनों मास ऐड हो जाएंगे। जो हमारा सेकेंड है वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट तो हमने 25 ग्राम लिया, सॉल्वेंट हमने 100 मिलीलीटर दिया, तो सॉल्यूशन जो है वो 100 मिलीलीटर होगा। तो 25 ग्राम सॉल्यूट कहाँ चला गया, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वहां पे जो है वो ये ट्रैप हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज नहीं होगा, मास इंक्रीज हो जाता है, मास में एडिशन होता है लेकिन वॉल्यूम में कोई एडिशन नहीं होता। फिर सी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम का एडिशन हो जाएगा। तो ये 10 ml था, 100 ml, तो ये 110 ml हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद हमारे थर्ड टर्म्स हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको कि हम पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम बिल्कुल हमारे परसेंटेज जैसा ही होता है, ये भी वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा परसेंटेज होता है वहां पे सॉल्वेंट जो है बहुत थोड़ा सा लिया जाता है, 100 ml 200 ml 500 ml, लेकिन जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन होता है वहां पे सॉल्वेंट जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ले लें तो सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जब हो जाएगा तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, तो आंसर जो है वो 0.000000 कुछ परसेंट आएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा आंसर इस तरीके से आए, तो हम परसेंटेज की जगह पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। मेजर करते कॉन्सेंट्रेशन 10⁶ ग्राम या 10⁶ ml में। तो 10⁶ पार्ट में हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, जिसको कि हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो बस सॉल्यूशन में यहां पे 100 होता है और पार्ट्स पर मिलियन में यहां पे 10⁶ होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। इसी प्रकार जो हमारा पार्ट्स पर बिलियन होता है ये भी परसेंटेज पीपीएम जैसे ही होता है, वेट बाय वेट वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डिफरेंस ये है कि यहां पे सॉल्यूशन हमारा और भी ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, और जब सॉल्यूशन बहुत 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 ज्यादा डाइल्यूटेड हो तो फिर हम कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर बिलियन में मेजर करते हैं। तो यहां पे 10⁹ लिया जाता है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। फिर इसके बाद हमारे फिफ्थ टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूट यहाँ पे ग्राम में लिया जाता है, सॉल्यूशन यहाँ पे 1 लीटर लिया जाता है। तो 1 लीटर में हमें सॉल्यूट के अमाउंट को बताना होता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट इसकी ग्राम पर लीटर हो जाएगी। इसके बाद हमारी 6th टर्म है मोलैरिटी, जिसको कि हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मोल में लिया जाता है, सॉल्यूशन जो है वो लीटर में लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारी मोलैरिटी कहलाएगी। इसका फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल जो है वो हमारा होता है वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, लीटर में लिखना है तो वी एल लिख दिया। तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, जिसको कि हम कैपिटल एम भी बोलते हैं। तो मोल पर लीटर जो है वो हमारा कैपिटल एम कहलाएगा। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि परसेंटेज एंड डेंसिटी से रिलेटेड होता है। तो मोलैरिटी इक्वल होती है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो फॉर्मूला आपको ये रखना है, परसेंटेज 9.8 है, डेंसिटी 1.02 है, इंटू 10 आपको ज्यों का त्यों करना है। 98 H2SO4 का मोलर मास है, तो मोलैरिटी 1.02 एम, जिसको कि हम मोल पर लीटर बोलते हैं, आ जाएगी। इसके बाद हमारी
किलोग्राम में लेना होता है। तो हमारी डेफिनेशन बनेगी मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनेगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल को हम वेट बाय मोलर वेट लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपने ग्राम में लिया तो 1000 ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी यूनिट जो है वो मोल पर केजी हो जाएगी। फिर इसका एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम मोल इन इनवर्स। तो देखो जरा, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 10 ग्राम हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का वेट 100 है, सॉल्यूट का 10 माइनस कर दोगे तो 90 आएगा। मोलर मास 180 दिया है, ठीक है। तो मोलैलिटी वेट बाय मोलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। तो बस ये 10, ये 180 बनेगा, ये 1000 और ये 90, तो ये हमारा 0.61 स्मॉल m, जिसको कि हम मोल पर केजी लिखते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिलेशन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन तीनों से होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो उसके मोल लेते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन भी मोल के फॉर्म में लिया जाता है। तो ये हमारा रेशियो होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के मोल का रेशियो भी हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये होगा रेशियो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल की जगह हमको पता है कि हम वेट बाय मोलर वेट लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, इसको चाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए हो जाएगा, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मोल जो है वो वेट बाय मोलर वेट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। फिर हमारी टर्म है नॉर्मेलिटी, जिसको कि हम एन से रिप्रेजेंट करते होता है। सॉल्यूट यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट में लिया जाता है और सॉल्यूशन 1 लीटर में लिया जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर का ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम लीटर में है तो ये यहाँ लिखा। यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको कि हम कैपिटल एन बोलते हैं। अब जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या कहलाता है? तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो रेशियो होता है मोलर वेट और एन फैक्टर का। तो मोलर वेट तो हमको पता होता है, अब एन फैक्टर जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एन फैक्टर हम एटम के लिए और कंपाउंड के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। कंपाउंड हमारा एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एटम के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एटम की बैलेंसी के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम की बैलेंसी 1 है तो एन फैक्टर 1, एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 है तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। कंपाउंड की बात करें तो जो हमारा एसिड है, बेस है और सॉल्ट है, तो ये तो हमारे आयन बनाएंगे। तो एन फैक्टर जो है इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा एन फैक्टर कहलाएगा। फिर नॉर्मेलिटी का रिलेशन परसेंटेज और डेंसिटी में क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी इक्वल होती है परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये एटम है, ये उसकी बैलेंसी दी गई है, ये एन फैक्टर है, ये एटॉमिक वेट है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर का रेशियो। तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो एन फैक्टर 1 होगा, एटॉमिक वेट 23 है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे आ जाएगा? एटॉमिक वेट 23 अपॉन 1, तो ये 23 आ जाएगा। मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, एटॉमिक वेट 24 है तो 24/2, ये हमारा 12 जो है वो इक्विवेलेंट वेट होगा। एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 है, एन फैक्टर 3 है, एटॉमिक वेट 27 है तो 27/3, ये एन फैक्टर से डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट को तो N9 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, एन फैक्टर भी 2 होगा, मास 16 है तो इक्विवेलेंट वेट 40, तो इक्विवेलेंट वेट 20 होगा।
तो कंपाउंड आपका एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये H2SO4 हमने लिया, तो ये 2H पॉजिटिव SO4 - 2 में आयोनाइज हुआ, तो N फैक्टर यहाँ पे 2 हुआ। या तो आप पॉजिटिव चार्ज के इक्वल ले लो या फिर नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो, जो भी हो। मोलर वेट 98 है H2SO4 का, तो 98/2 करोगे तो 49 होगा। फिर NaOH आयोनाइज होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो N फैक्टर होगा 1, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज होगा 2Na पॉजिटिव CO3 - 2, तो N फैक्टर हो जाएगा 2 चार्ज के इक्वल। HNO3 आयोनाइज होगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, तो N फैक्टर होगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा C डाई पॉजिटिव OH -2 में, तो N फैक्टर होगा 2। H2SO4 देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन ऐसे हुआ 2H पॉजिटिव SO4 - 2, तो N फैक्टर होगा 2। यहाँ पे आयोनाइजेशन हमने ऐसे किया H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो N फैक्टर हो जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट भी यहाँ पे 98 होगा, और अगर आयोनाइजेशन ऐसा हो रहा तो इक्विवेलेंट वेट 49 होगा। फिर इसके बाद हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पड़ेगा जहां पे सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम के फॉर्म में लिया जाता है। अगर सॉल्यूशन हमारा मास के फॉर्म में लिया जाए तो फिर वहां पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि जो हमारी मोलैलिटी है, जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, इस कारण टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता इन पे। लेकिन जो हमारी मोलैरिटी है, जो हमारी नॉर्मेलिटी है, जो हमारा परसेंटेज है, वहां पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक शादी समारोह में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, उनमें मौसाजी और फूफा जी भी थे। तो दोनों ने एक प्लान बनाया कि चलो यहाँ पे किसी की क्लास ली जाए। तो वो इस जगह पहुंचे, तो जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो बहुत मस्ती में थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी क्लास तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये हमारी बात सुनेंगे नहीं। फिर वो दूसरी जगह गए, जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी क्लास भी नहीं ली जा सकती, नहीं तो उल्टे पेले जाएंगे। फिर वो तीसरी जगह गए, जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो मासूम परिंदे लगे। सोचा कि इनकी क्लास जो है वो ली जा सकती है। तो दोनों बच्चों के सामने गए और पूछने लगे, बच्चों क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं, अंकल सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि सॉफ्ट ड्रिंक बनती कैसे है? तो एक बच्चा बड़ा चंट चालाक था, वो समझ गया कि ये जो है अंकल हमारी फिरकी लेने आए हैं। तो वो कहने लगा कि अंकल, जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कराते हैं हमारा सॉफ्ट ड्रिंक तैयार हो जाता है। तो मौसाजी फूफा जी कहते हैं कि गैस तो उड़ती है, वो पानी में कैसे डिसॉल्व होगी? तो बच्चा कहता है, अरे अंकल, वाटर में गैस जो है वो हाई प्रेशर पे डिसॉल्व कराई जाती है, और गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में रिलेशन जो है वो हमको हेनरी ने दिया था। हेनरी लॉ जो है उन गैसों में अप्लाई नहीं होता जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल गैस अमोनिया है, और सबसे कम सॉल्युबल गैस जो है वो हमारी हीलियम है। तो मौसा जी और फूफा जी मन ही मन सोचने लगे कि अरे, हम तो इन बच्चों की फिरकी लेने आए थे, इन्होंने तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया। तो बच्चों, हम चलते हैं, तुम लोग एंजॉय करो। बच्चा कहने लगा, अरे अंकल, जा तो सुनते जाओ। गैस सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ राउट्स ने आपको हेनरी लॉस, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे हेनरी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस mass of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी है और ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जब ये हम साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उसको आप मास ऑफ द गैस भी कह सकते हो। तो मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऐसा भी कह सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाएगा ये हमारा हेनरी कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द गैस। तो हेनरी लॉ को हम गैस के पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो रेशियो होता है मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में मोल ऑफ द गैस प्लस मोल ऑफ द सॉल्वेंट मतलब वाटर के मोल आएंगे। तो ये हमारा हेनरी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट हो गया। फिर हम गैस के पार्शियल प्रेशर एंड गैस के मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होती है जब पार्शियल प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। अगर KH की वैल्यू जो है वो हाई है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर KH की वैल्यू हाई है इसका मतलब है कि गैस के मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे हैं? उसकी वैल्यू कम है। तो जब गैस के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है तो KH की वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है। इसके बाद हमारे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करा के हम सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर को प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा स्कूबा ड्राइवर होता है वो पहले एयर सिलेंडर ले जाता था। तो एयर सिलेंडर ले जाने में प्रॉब्लम ये होती थी कि अंदर प्रेशर जो है वो हाई होता था एंड नाइट्रोजन गैस का डिसोल्यूशन जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ब्लड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब ये बाहर निकलता है, जब पृथ्वी पे आता है तो प्रेशर वहाँ पे कम होता है तो गैस जो है वो बाहर निकलती हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो वो यूटिलाइज हो जाती है, यूज कर ली जाती है। तो डिजोल्व नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? बाहर निकलती हैं। तो ब्लड कैपिलरी में बबल बनते हैं नाइट्रोजन गैस के, जिसके कारण बहुत सारा दर्द होता है। तो इसको हम बैंड्स बोलते हैं। इस बैंड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम इस सिलेंडर में एयर के साथ थोड़ा सा हीलियम भी मिक्स कर दें तो एयर हमारी डाइल्यूटेड हो जाती है। तो अब जो आपका सिलेंडर बनेगा उसमें नाइट्रोजन 56.2% होगी, हीलियम 11.7% एंड ऑक्सीजन 32.17% होगी। फिर जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेनरी लॉ के द्वारा ही किया जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इस कारण ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ब्लड जो है टिश्यू में ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। फिर हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन है, जो हमारे हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रीज़न ये है कि पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होती है। तो ये एक डिजीज़ होती है जिसको कि हम एनॉक्सिया बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो हमारी थिंकिंग है उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती। एप्लीकेशंस को नोट कर लेना। इसके बाद बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर। आंसर ये है कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। इस कारण एक्वेटिक एनिमल जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar, if the solution contains 5.0 into 10⁻² gram of ethane, then what will be the partial pressure of the gas? तो क्वेश्चन कहता है कि जब 6.56 into 10⁻² ग्राम इथेन डिजोल्व है तो पार्शियल प्रेशर 1 bar था। जब 5.0 into 10⁻² ऑफ द गैस डिजोल्व, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के,
तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू p1 अपॉन p2 हमारा ये फॉर्मूला जो है वो बनेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो जरा, प्रोपोर्शनल साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू p, ठीक है। तो m1 kh p1 होगा, m2 kh p2 होगा, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो kh से kh कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। m1 6.56 10⁻² ग्राम है, m2 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम है, P1 बार है, P2 निकालना है, तो बस वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो P2 जो है हमारा 0.762 बार आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा गया था, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। तो ये हमारा हेनरी कांस्टेंट है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, तो हमको बताना है कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल जो है वो नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व होंगे। तो बता सकते हैं, तो हमारा पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। तो पार्शियल प्रेशर 0.987 बार था और KH की वैल्यू 76.48 किलो बार थी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बार हो जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन जो है हमारा 1.29 10⁻⁵ आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन के हैं, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में आएगा मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। तो हमें NB जो है वो डिटरमाइन करना है। अब चूंकि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में बहुत कम होगी, तो ये जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के मोल में हम NB को क्या करेंगे, हटा देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा NB अपॉन Na के, ठीक है। अब NB हमें डिटरमाइन करना है, मोल फ्रैक्शन हमको पता है, Na कितना होता है, तो 1 लीटर वाटर में हमको बताना है, तो वेट तो हो गया 1000 ग्राम, 1 लीटर वाटर का वेट जो है वो 1000 ग्राम होता है और मोलर वेट जो है वो 18 है, तो 55.55 मोल जो है वो हमारे आ जाएंगे वाटर के। तो चाय जो है वो NB अपॉन Na हो गया हमारा, ठीक है। तो चाय की वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁵ हम डिटरमाइन कर चुके हैं, यहाँ से 5.55 है, तो बस NB जो है वो हमारा आ जाएगा 71.595 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। ये नूरा है और ये नूरा के मौसा जी और फूफा जी हैं। नूरा के मौसा जी और फूफा जी नूरा को बहुत परेशान करते हैं, नूरा की बहुत फिरकी लेते हैं। नूरा कहीं भी मिल जाए वहीं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन नूरा से पूछ लिया, बताओ राउट्स लॉ क्या है? नूरा से नहीं बना, तो नूरा का चेहरा उदास हो गया, नूरा का चेहरा ऐसा हो गया। फिर नूरा ने एक दिन मेरा वीडियो देखा, सुना है तब से नूरा मौसा जी और फूफा जी को ढूंढ रहा है। तो जब कोई गैस वाटर में मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाती है तो वहाँ पे तो हेनरी लॉ लगता है, लेकिन जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो वहाँ पे राउट्स लॉ लगता है। और जब 2 कंपोनेंट मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब 2 कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है और हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वहाँ भी राउट्स लॉ लगता है। तो राउट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। राउट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन में केवल अप्लाई होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। राउट्स लॉ वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे सॉल्यूट या तो एसोसिएट हो रहा हो या फिर उसका डिसोसिएशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जो हमारे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यहाँ पे ये जो सॉल्यूट है ये आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में जो है वो क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है। जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो भी बेंजीन में जो है वो डाइमराइज हो जाता है। तो वहाँ पे राउट्स लॉ नहीं लगेगा जहाँ पे सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा हो या फिर एसोसिएट हो रहा हो। अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है जैसे कि ग्लूकोज, शुगर एंड यूरिया, तो इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा और वहाँ पे आप राउट्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो एक लिक्विड है और वो वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है, जब आपने ऐसे 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया तो अगर वो दोनों लिक्विड फिजिकली मिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग कैसी होगी, 0 होगी।
डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है वहां पे हीट ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कि वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी मिक्सिंग के द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा और वहां भी हम राउट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद राउट्स लॉ हम ऐसे आइडियल सॉल्यूशन में देखेंगे जिसमें सॉल्यूट कैसा हो वो नॉन वोलेटाइल हो। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पे जो भी वेपर पार्टिकल होंगे वो केवल और केवल सॉल्वेंट के होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। अब चूंकि ये हमारा सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के और ये चाहिए। ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब चूंकि यहां पे ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर किसके, सॉल्वेंट के इक्वल होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल एब्सेंट है तो जो भी वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखो जरा, जो हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए है तो बस ये जो इक्वेशन है इसमें हम पी एस की जगह पी नॉट ए कर देंगे तो पी नॉट ए इक्वल हो जाएगा के इंटू चाहिए। तो बस ये हो जाएगा पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू चाहिए। तो चाहिए प्लस चाई बी का सम जो है वो 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो चाई बी जो है यहाँ पे चाई बी कैसा है वो 0 रहेगा। और चाई बी 0 रहेगा तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही होगा। तो चाई ए जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चाई ए जो है यहाँ पे 1 रखोगे तो के इक्वल जो हो जाएगा हमारा पी नॉट ए। तो के की जगह हम पी नॉट ए लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमें यही करना है, इक्वेशन 1 में के की जगह पी नॉट ए करना है। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बस यही हो गया। देखो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए। तो बस ये हमारा स्टेटमेंट जो है बनेगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है, एट द टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये उसके मोल फ्रैक्शन का जो मल्टीपल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम राउट्स लॉ अप्लाई करेंगे ऐसे आइडियल सॉल्यूशन में जिसमें दोनों कंपोनेंट कैसे हो, वोलेटाइल हो, जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ये हमारा बना आइडियल सॉल्यूशन। इसमें दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो यहां पे देखो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों के पार्टिकल होंगे और दोनों के पार्टिकल जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बस जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। तो चाहिए प्लस चाई बी का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम चाई ए इक्वल की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस चाई बी। तो चाई ए की जगह हम 1 माइनस चाई बी रख सकते हैं। तो रखेंगे पी एस इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस चाई बी प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। तो पी एस जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पीबी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट। तो इसमें कंपोनेंट बी जो है वो हमारा सॉल्यूट है, जबकि कंपोनेंट ए जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो ये हमारा राउट्स लॉ हो गया। इसके बाद वेपर फेज में हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन पता लगाना है। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो सॉल्यूशन में होगा वही रेशियो जो है वो वेपर फेज में भी होगा। तो यहां पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। वी हमने यहां पे लिखा है ऊपर, तो ये वेपर फेज को बता रहा है। तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है चाई ए ये इक्वल हो जाएगा किसके, पी ए अपॉन पी टी, मतलब ये जो रेशियो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। और चाई बी जो है वो इक्वल है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। इसके बाद राउट्स लॉ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि हमने राउट्स लॉ जो है वो दो जगह अप्लाई किया था, दो सॉल्यूशन में अप्लाई किया था। एक जगह ऐसा सॉल्यूशन था जहां पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, दूसरी जगह ऐसा सॉल्यूशन था जहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। सॉल्यूट हमारा सॉलिड था और दूसरी जगह सॉल्यूट हमारा लिक्विड था। सॉल्यूट गैस नहीं था। अगर सॉल्यूट आपका गैस है तो फिर वहां पे हमने हेनरी लॉ अप्लाई किया था, अगर आपको याद हो। तो हेनरी लॉ जो है वो राउट्स लॉ जैसा ही है, क्योंकि वाटर में जब आप गैस डिसॉल्व करोगे तो उसका थोड़ा सा अमाउंट ही डिसॉल्व होता है। इसका मतलब है कि गैस का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह होगा। और आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो फिर वहां पे राउट्स लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हेनरी लॉ जो है वो हमारा कहलाता है प्रेशर इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है केएच इंटू चाई। तो बस केएच की जगह हमको क्या रखना है, पी नॉट रख देना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हेनरी लॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राउट्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि राउट्स लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find out the composition in the वेपर फेज। तो P टोटल जो है वो 600 mmHg दिया है। P नॉट ए प्योर स्टेट में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर 450 mmHg है और P नॉट बी प्योर स्टेट में कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर 700 mmHg है। तो हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो बताना है। तो मोल फ्रैक्शन हमें लिक्विड स्टेट में बताना है और वेपर फेज में भी बताना है, दोनों जगह बताना है। तो सबसे पहले हम लिक्विड स्टेट में बताएंगे। तो देखो जरा, हमको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल वेपर प्रेशर ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। और हमको पता है कि चाई ए चाई बी का सम जो है वो 1 होगा, तो चाई बी इक्वल जो है वो 1 माइनस चाई ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पी एस जो है पी ए प्लस पी बी होता है, तो पी ए जो है वो इतना आया और पी बी जो है वो इतना आया, तो रख सकते हैं। तो पी एस जो है वो पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी हो जाएगा। अब चाई बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस चाई ए रख सकते हैं। तो लिखा हमने, तो यहाँ पे 1 माइनस चाई ए रख दिया, ठीक है। अब पी बी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी चाई ए, ये हो गया, ठीक है। ज्यों का त्यों रख देते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। ये इधर और ये इधर खिसका देते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट ए चाहिए माइनस पी नॉट बी चाहिए प्लस पी नॉट बी, कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा, चाहिए कॉमन आ गया प्लस पी नॉट बी।
ये PS जो है वो 600 गिवन था, P0A 450 था, P0B जो है वो 700 था, चाई ए हमें पता लगाना है, P0B जो है वो 700 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चाई ए जो है वो हमारा 0.4 आ जाएगा। तो चाई बी कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये तो कॉम्पोजिशन जो है वो सॉल्यूशन में हो गया। अब हमें वेपर फेज में बताना है। तो वेपर फेज में रिलेशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमको चाई ए और चाई बी ये हमें डिटरमाइन करना है। टोटल प्रेशर 600 गिवन है, तो पी ए और पी बी अगर पता लगा लें तो बस आसानी से पता चल जाएगा। तो पी ए जो है वो इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू चाई ए। पी नॉट ए जो है वो 450 है, चाई ए जो है 0.4 आया था, तो ये 180 mmHg हुआ। पी बी इक्वल होता है पी नॉट बी इंटू चाई बी। पी नॉट बी जो है ये 700 गिवन था, चाई बी जो है वो 0.6 आया था, तो ये 420 mmHg हुआ। तो बस चाई ए वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन बताना है। तो पी ए जो है वो कितना आया था 180 और पी टोटल जो है वो 600 आया था। देखो इसको टोटल करोगे तो भी 600 आया था और 600 हमको गिवन भी था, ठीक है। तो 600 से आप डिवाइड करोगे, ये 600 बनेगा, डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा। तो ये हमारा 0.3 हुआ और यहाँ पे ये 420 आया था और ये 600 है, डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा। तो बस ये हमारा रेशियो हो गया वेपर फेज में। हेलो डियर, आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को ओबे करता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और उनकी मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बना अगर वो आइडियल है तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे कंपोनेंट ए और बी इनको मिक्स करने पे हमारा आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है कि एनर्जी जो है मिक्सिंग में ना तो एब्जॉर्ब हो रही ना ही रिलीज हो रही है। डेल्टा वी 0 का मतलब है कि मान लीजिए ये कंपोनेंट हमारा 100 ml है, ये कंपोनेंट 100 ml है। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो 200 ml बनता है तो डेल्टा वी जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल होता है। आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन जो है वो नियरली सेम होता है ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन में। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो फिजिकली मिक्स होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनके स्ट्रक्चर एंड उनकी पोलैरिटी सेम होती है। आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो गया और ये एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालें तो ये डाइमर बना लेता है, मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड एसोसिएट हो गया। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, दूसरा जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करे। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उनकी मिक्सिंग में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज है जो हमारा ए बी इंट्रैक्शन है वो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से डिफरेंट होना चाहिए, या तो ये इंट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर ये इंट्रैक्शन कम होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट की मिक्सिंग जो है वो फिजिकली होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट की पोलैरिटी जो है वो सेम नहीं होती। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट्स या तो डिसोसिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है। तो ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का है। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का यहाँ पे 1 है और सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ पे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0 है और कंपोनेंट सेकेंड का मोल फ्रैक्शन 1 है।
यहाँ पे कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 1 है और कंपोनेंट 1 जो है वो 0 है, मतलब कंपोनेंट 1 यहाँ पे एब्सेंट है। तो प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे P02 होगा और यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में है, इस कारण इसका वेपर प्रेशर P01 होगा। अब जब हम कंपोनेंट 1 एंड 2 को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखो ज़रा क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, कंपोनेंट सेकेंड का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो देखो ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा और यहाँ आते आते वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कंपोनेंट सेकेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो कंपोनेंट सेकेंड क्या हो रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो देखो ये वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब हम ये जो मिलाएंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर जो है वो कहलाएगा। तो P टोटल है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और पार्शियल प्रेशर आपको पता है इक्वल होता है P01 इंटू Chi1। तो ये हमारा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जो हमारा सेकेंड पार्शियल प्रेशर, तो जो टोटल 1 Chi1 लिखना है और P2 की जगह हमें P02 Chi2 लिखना है। इसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को देखेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरा ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो जरा, जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उनमें जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। सेकेंड, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब कि प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा होगा, वो वीकर होगा। और जब ये बॉन्ड वीकर होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा तो कंपोनेंट हमारे फ्री हो जाएंगे, कंपोनेंट फ्री हो जाएंगे तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल बिहेवियर से ज्यादा होगा। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, और ये हमारे सॉल्यूशन के पेयर हो गए। ये दो कंपोनेंट के पेयर हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। तो अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे कंपोनेंट 1 है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, कंपोनेंट सेकेंड यहाँ पे 0 है। तो ये प्योर स्टेट में इसका प्रेशर जो है वो P01 होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट 1 0 है और कंपोनेंट सेकेंड का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो यहाँ पे ये इसका वेपर प्रेशर है P02। ये प्योर स्टेट में प्रेशर कहलाता है। अब जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे तो ये इसका मोल फ्रैक्शन सेकेंड कंपोनेंट का डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन लाइन तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर आइडियल गैस के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो ये वाली लाइन जो है पर्पल कलर की, ये P2 लाइन है जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की है। इसी प्रकार इसका देखते हैं, P01 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है तो P1 जो है, वो जो पार्शियल प्रेशर 1 है, वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ग्रीन वाली लाइन, और ये जो पर्पल लाइन है ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो कि पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है। तो PT इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2 के। ठीक है, ये वाली पर्पल लाइन। फिर हमारा ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव डेविएशन का है। तो यहां पे देखो, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो जो हमारा AB इंट्रैक्शन है
वो कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी इंट्रैक्शन। इस कारण यहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस कारण इनका जो वेपर प्रेशर होता है, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वो आइडियल गैस से कम होता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग कैसी होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब है कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट में बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ये रिएक्टेंट, आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये पेयर जो है वो हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। और ग्राफ देख लो, ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले का 1 है, इसका मतलब सेकेंड वाला 0 है। तो ये ग्रीन वाली लाइन तो हमारे आइडियल बिहेवियर की हो रही है। अब चूंकि नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, मतलब कि जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होगा, तो ये ऐसा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा आइडियल गैस की लाइन से, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। हेलो डियर, आज हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जिसको कि हम कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हमारा एक टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही कहलाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट को हम इस तरीके से मिक्स करें कि इनका जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन अगर वेपर फेज में भी मिलता है, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इस कारण ऐसे सॉल्यूशन को हम कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जिसको कि हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जिसको कि हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हमारा पहला टाइप है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इथेनॉल और वाटर है, अगर इथेनॉल को हम 95% और वाटर को 5% मिक्स कर दें, तो ये हमारा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो बनता है। और ऐसा मिक्सचर जो है वो 78.13 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है विदाउट चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन। मतलब जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में रहता है वही कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी रहेगा। तो ये कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में है और यही कॉम्पोजिशन जो है वो वेपर फेज में भी हमको मिलेगा। तो जो हमारा इथेनॉल है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा इथेनॉल मतलब C2H5OH और ये 5% रेशियो में है, और इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है हमारा 78.13 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है, इस कारण इसको हमने लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, जो पॉजिटिव डेविएशन करते हैं राउट्स लॉ से, वो हमारे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक कहलाते हैं। इनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको हम प्रेशर मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन करते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा होता है, इस कारण इनको हम प्रेशर मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन है वो कभी भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक की पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? तो इसकी यही आइडेंटिटी है जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होती है। जो हमारी ए बी बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो वीक होती है एज कम्पेयर टू ए और बी बी बॉन्डिंग। और ऐसे सॉल्यूशन जो है वो आइडियल बिहेवियर से राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड टाइप है उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं।
तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉईल होता है एज देयर कंपोनेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होंगी कि डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। नेगेटिव बिहेवियर शो क्यों करते हैं? क्योंकि ए बी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी बॉन्डिंग। तो नाइट्रिक एसिड को 68% में और वाटर को 32% में अगर हमने मिक्स किया तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 120.5 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि वाटर और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इस कारण ऐसा सॉल्यूशन हमारा हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाता है। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड वाटर का जो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर HNO3 और वाटर का मिक्सचर है और ये 68% और ये 32% में है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 120.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। इस कारण इसको हमने हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला। तो बस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन नोट करेंगे। दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हो गया। यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कहलाती हैं। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ये सॉल्यूशन जो है वो बनाए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो मैक्सिमम एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में होंगी। रीजन ये है कि यहाँ पे 4 मोल आयन बन रहे हैं। फिर होगी मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्योंकि यहाँ पे 3 मोल आयन बन रहे हैं। फिर होगी सोडियम क्लोराइड के केस में क्योंकि यहाँ पे 2 मोल आयन बन रहे हैं। और सबसे कम होगी ग्लूकोज के केस में क्योंकि यहाँ पे सबसे कम 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। फिर जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप की होती है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहलाता है इसको डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखो जरा, यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और इस बीकर में हमारा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है। तो हमको पता है कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि सॉल्यूशन वेपर बनेगी कम तो वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेपर बनेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, जबकि यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पे वेपर कम बन रही है। तो वेपर प्रेशर में ये जो डिफरेंस है इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, मतलब P नॉट A माइनस PS, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जो हमारा रेशियो होगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रेशियो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है और ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो चाई बी जो है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो चाई बी की जगह हम लिख सकते हैं NB अपॉन NB प्लस Na। तो बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। मोल जो है वो हमारा वेट अपॉन मोलर वेट होता है, तो NB जो है हम WB अपॉन MB लिखेंगे, NB WB अपॉन MB, Na जो है WA अपॉन Ma हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है
तो उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ये जो हमारे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो एन बस इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये डेफिनेशन जिसको आपको नोट करना है, टेन ग्राम ऑफ नॉन 200 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 308 कैलोरी। जो सॉल्यूट का वेट है वो हमारा कितना है, वो 10 ग्राम है। एम बी जो है डब्ल्यू ए ग्राम है, ठीक है। 200 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 31.8 mHg गिवन है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट 32 इक्वल टू 18 है। इसको बर्स आएगा तो बस ये हमारा मोलर मास आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एट 20 सैचुरेटेड वेपर 165 ऑफ यूरिया एट इक्वल है 60, तो है वो 3.165 किलो पास्कल जो है वो दिया हुआ है ये सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें डिटरमाइन करना है। डब्ल्यू बी मतलब सॉल्यूट का मास जो है वो 5 ग्राम है, क्योंकि 5% है, तो 5 ग्राम सॉल्यूट है और 95 ग्राम जो है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का मास जो है वो 95 ग्राम होगा। एम बी सॉल्यूट का मोलर मास जो है वो 60 है, यूरिया का 60 दिया हुआ है मोलर मास, ठीक है, ये 60 दिया हुआ है। और सॉल्वेंट का मोलर मास जो है वो 18 है। तो बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये हमारे पास फॉर्मूला है। पी नॉट ए 3.165 है, पी एस डिटरमाइन करना है, पी नॉट ए 3.165 है, वेट सॉल्यूट का 5 है, सॉल्यूट का मोलर वेट, सॉल्वेंट का मोलर वेट 18। तो बस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। हेलो डियर, आज हम सॉल्यूशन की सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको पता है कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है और जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, इस कारण हम इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, जिसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट रखा जाएगा के बी, तो डेल टी बी इक्वल हो जाएगा के बी डॉट मोलैलिटी। तो के बी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको कि एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और ये हमारी मोलैलिटी होती है। तो जब आपका सॉल्यूट कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है तो निश्चित तौर पे वो आयंस देगा, और आयंस देगा तो फिर हमें वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वो इंक्लूड करके लिखना होगा। तो डेल टी बी इक्वल हो जाएगा आई के बी इंटू मोलैलिटी। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है। तो आई जो है वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, जिसको कि हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी की जगह हम रखेंगे ये, के बी हमारा ज्यों का त्यों है और डेल टी बी ज्यों का त्यों है। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, और इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखेंगे। तो
हमें ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर पे। तो ये वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का, और ये 180 टेम्परेचर ये है टी नॉट बी। अब जैसे इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, अब हो गया P1। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। अब सॉल्यूशन अगर बॉयल होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये टी नॉट बी से हो गया T1। लेकिन बॉयल कब होगा, जब प्रेशर 1 atm पहुंच जाए। तो ये से हम यहाँ 1 atm तक ले जाते हैं, तो इस पॉइंट पे जो है वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो बॉयल होगा। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर और डाउन हो गया, अब वेपर प्रेशर हो गया P2। तो बॉइलिंग टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, हो गया T2। अब ये सॉल्यूशन जो है वो बॉयल होगा पॉइंट पे जो है हमारा ये बॉयल होने लगेगा सॉल्यूशन 2, राइट। तो ये जो हमारा डिफरेंस है, ये हमारा ये जो डिफरेंस है, ये जो हमारा डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन 2 हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया। और प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ पॉइंट का। अब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम मोल इनवर्स है इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपेन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है बताना है। के बी फॉर वाटर जो है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो है वो 373.15 केल्विन जो है वो गिवन है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इक्वल होता है के बी इंटू एम। ये मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेट बाय मोलर वेट 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो डेल टी बी हम ये निकाल लेते हैं पहले। के बी 0.52 दिया है, ग्लूकोज का वेट 18 ग्राम दिया है, मोलर वेट 180 दिया था, 1000 और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट था, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। तो 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये से हमारा ये कैंसिल हो गया तो 10 बनेगा, और ये डिवाइड करोगे तो 0.052 केल्विन बनेगा। तो डेल टी बी जो है वो हमारा कितना आया, 0.052 केल्विन। और डेल टी बी इक्वल होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डेल टी बी इतना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। जो हमारा आपका जो सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 दिया है। तो टी बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आ जाएगा, ये इस तरह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस करोगे तो ये 373.202 केल्विन आ गया। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है a 1.00 मोलल aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has the boiling point 100.18 degree Celsius. Determine the want of factor for trichloroacetic acid. Kb for water दिया है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो डेल टी बी इक्वल है आई के बी इंटू एम। मोलैलिटी गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है, आई हमें डिटरमाइन करना है, और ये डेल टी बी जो है वो हमको गिवन है। तो देखो ज़रा, आई इक्वल टू डेल टी बी के बी बाय एम। तो डेल टी बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, के बी इंटू एम। तो आई इक्वल टू ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.18 डिग्री सेल्सियस था, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो टी नॉट बी 100 हो गया। ये के बी जो है 0.521 वाटर के लिए होता है, मोलैलिटी 1 दी थी, तो आई इक्वल जो है वो आ जाएगा हमारा 0.345। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो डेल टी बी इक्वल टू आई के बी एम। आई की वैल्यू 1 होगी और KCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि KCl जो है वो आयनाइज हो रहा है के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो 2 आयन जो है यहाँ पे बन रहे हैं KCl में, तो आई वैल्यू यहाँ पे 2 है। ग्लूकोज की 1 मोल से 1 मोल ग्लूकोज ही बना, तो आई की वैल्यू 1 है।
तो बस हम ये KCl और ये हमारा शुगर, इसको हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो Kb से Kb कट जाएगा, मोलैलिटी से मोलैलिटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो डेल TB KCl अपॉन डेल TB शुगर इक्वल टू I KCl I शुगर। तो I KCl 2 है, I शुगर जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो फिर यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट KCl का है वो शुगर के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कैसा है, डबल है। तो ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हेलो डियर, आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसका वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जब इस प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब चूंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, तो रीजन देखो जरा। अब यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अब पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। इस कारण यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm हो नहीं पाता। अब 1 atm प्रेशर करने के लिए, चूंकि आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, लिक्विड को कूल कर रहे हो, तो जब आप इसको कूल करोगे तब आपका वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm होगा। कूल करने से वेपर प्रेशर 1 atm होता है। तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट को कूल किया तो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर के केस की अगर हम बात करें तो अगर वाटर आपका प्योर सॉल्वेंट है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब हमने इसमें शुगर डाल दिया, या इसमें हमने जो है यूरिया डाल दिया, या इसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, या सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये अवरोध पैदा कर रहे हैं, जिस कारण वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होता। तो हमको और ज्यादा कूल करना पड़ेगा, और ज्यादा कूल करेंगे तब वेपर प्रेशर 1 atm होगा और फिर ये क्या होगा, ये फ्रीज होगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसीलिए इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम T0F से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा डेल TF होगा, अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका जाता है, प्योर सॉल्वेंट का, तो ये T0F, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो ये माइनस हो जाएगा TF से। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कहलाएगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF। जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम KF बोलते हैं। KF जो है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसी को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलैलिटी जो है वो होता है वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बस डेल TF इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है, जो कि हमने प्लॉट किया टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। तो एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सेस पे वेपर प्रेशर है। P0 प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो T0F होगा। फिर प्योर सॉल्वेंट पे हमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, P1 हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट जिसको कि हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो T1F ले लिया हमने। फिर हमने थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, जिसको हमने P2 बोला, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा T2F हो गया। अब ये जो क्रॉस पॉइंट हमने तीनों को मिला दिया, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन की, तो यहां से यहां तक जाओगे तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ रहा है, और फिर ये प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहां से यहां जाओगे, क्योंकि ये फ्रीज कब होगा, जब आपका
प्रेशर जो है वो 1 atm के इक्वल हो जाए, तो 1 atm पे जो सॉल्यूशन है वो हमारा फ्रीज होता है। तो प्रेशर आपको 1 atm करना है, तो ये प्रेशर जो है इसका बढ़ेगा, तभी ये क्या होगा, ये फ्रीज होगा। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा ऐसा जाएगा, सॉल्यूशन 1 का ग्राफ ऐसा होगा और सॉल्वेंट का ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम मोल इनवर्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, केएफ ऑफ वाटर इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो डेल टी एफ हमको ये डिटरमाइन करना है। के एफ की वैल्यू 1.86 है, वेट जो है वो 60 ग्राम है, मोलर वेट जो है 180 है, ये 1000 ज्यों का त्यों रखा जाएगा, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो 250 ग्राम है, तो ये रखा। तो डेल टी एफ जो है 2.47 केल्विन आ चुका है। तो डेल टी एफ जो है वो इक्वल होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 2.47 तो ये डेल टी एफ हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारे प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है उसका होता है 273.15। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, और टी एफ सोल्यूशन के लिए निकालना है। तो बस इस टी एफ को हम इधर और 2.47 को इधर भेज देंगे, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 270.68 केल्विन। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इक्वल है 184 ग्राम मोल इनवर्स, के एफ ऑफ फॉर वाटर ये इक्वल है 1.84 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो वेट जो है वो 10.5 ग्राम जो है वो दिया है, W2 सॉल्वेंट का वेट 200 ग्राम है, मोलर मास जो है वो 184 ग्राम मोल इनवर्स दिया है, KF की वैल्यू 1.84 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, TF जो है वो हमको डिटरमाइन करना है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है आयनाइज होता है, मैग्नीशियम टाइप पॉजिटिव 2 Br नेगेटिव में, तो टोटल हमारे 3 आयन हुए, तो I जो है वांट ऑफ फैक्टर जो है वो 3 के इक्वल होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डेल TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट कैसा हो, आयनिक हो। तो डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ, और मोलैलिटी की जगह हम ये रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल टी एफ इक्वल हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, के एफ 1.84 है, वेट जो है वो 10.5 था, मोलर वेट 184 था, 1000 ज्यों का त्यों, वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 था, तो डेल टी एफ इक्वल टू इतना आ जाएगा। डेल टी एफ इक्वल होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो 1.592 इक्वल टू टी नॉट एफ, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन माइनस टी एफ, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये हम इधर ले जाएंगे और ये इधर आएगा, तो ये माइनस कर दोगे तो ये आएगा 271.408 केल्विन। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। हेलो डियर, आज हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहलाता है। तो ऑस्मोसिस के लिए हमको 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। जब हम दोनों सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो था वहां से मॉलिक्यूल जो है वो पेनिट्रेट होके परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस में दोनों सॉल्यूशन के बीच जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई इक्वल होता है CRT। C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है जिसको कि हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, R जो है वो गैस कांस्टेंट, और T जो है वो टेम्परेचर है। कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो हमारा होता है मोल पर लीटर, और मोल जो है वो हमारा होता है वेट बाय मोलर वेट। तो पाई इक्वल हो जाएगा हमारा वेट बाय मोलर वेट इंटू वॉल्यूम RT। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारे नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए है, और अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो आयनिक है तो पाई इक्वल टू आई। इलेक्ट्रोलाइट आयनिक है तो हमारा ये फॉर्मूला, अगर नॉन आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारा ये
हैं। फिर इसके बाद हम बर्कले एंड हार्टले मेथड्स करेंगे। इसमें वाटर भरा हुआ, जैसे कि आपका पेन होता है, रिफिल होता है, तो ये रिफिल वाला पार्ट इनलेट करते हैं और ये वाटर के लेवल को प्रेशर को अप्लाई करेंगे और ये हमारा प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा। यहाँ पे हमने ये जो है वो लगा दी। तो हमको पता है कि सॉल्यूशन के लेवल यहां था, अब वाटर का तो दो तरीके से पहुंच सकते। लेवल जो है वो हमारा यहां तक आ जाए। कंटेंट में आ रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो केवल और केवल सॉल्वेंट का पार्टिकल आ सकता है और जा सकता है। सॉलिड का पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना आ सकता है और ना जा है, वो क्या होगा, वो इस वाटर में आना शुरू कर देगा। मतलब अब प्रोसेस जो है वो ऐसी हो जाएगी जब हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लगा देंगे। तो जब हमारा कैपिलरी का लेवल जो है वो इनिशियल लेवल के इक्वल हो जाता है तो प्रेशर गेज से हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं और जो प्रेशर आएगा उसको हम बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है। फिर हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो क्या कहलाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए आप फिर से इस डायग्राम पे आओ। ये डायग्राम जो है वो एज इट इज है, यहां पे कोई भी जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वाटर का लेवल यहां था। ठीक है, मतलब ये इनिशियल स्टेज में जो है ये हमारा एपरेटस रखा हुआ है। अगर ये ऐसे ही रखा रहा तो वाटर जो है इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो जाना स्टार्ट, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इतना अप्लाई करते हैं ताकि, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फिर हमारे सॉल्यूशन के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वाटर में जो है वो जाना शुरू कर देंगे। जाना शुरू कर देंगे तो ये लेवल जो है वो अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ये लेवल बढ़ेगा इसको हम ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस रिएक्शन जो है वो रिवर्स होने लगती है, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझेंगे कि हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहलाता है। तो देखो हमारे यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। इसको हमने सॉल्यूशन ए बोला, इसको हमने सॉल्यूशन बी बोला। इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, इस कारण ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लगा दी है। तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जाना शुरू कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां से यहां जाना शुरू कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों लेवल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए तो ऐसे पेयर को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन का ऐसा पेयर जहां पे उनके कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो, इक्वल हो जाएं,
तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक नहीं हो जाते। तो ये लेवल हमारा यहां से यहां तक था, अब ये लेवल इक्वल हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण ये फिनोमेनन हुआ था। तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसके थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। If the osmotic pressure of a glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताना है कितना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल होता है CRT, तो पाई इक्वल हो जाएगा N/V/RT। ठीक है, तो पाई और V करते हैं हम, तो ये NRT। ठीक है, जो कि PV इक्वल टू NRT जैसा ही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अगर हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, बिहेवियर शो करता है, मतलब ये पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो गैस प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जो हमारा P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है, तो ऐसे ही हम यहां पे भी पाई1V1 इक्वल टू पाई2V2 कर सकते हैं। तो हमने किया, ये हमारा पाई1 4.98 था, पाई2 1.52 था। वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर था, V2 हम वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, तो V2 जो है वो हमारा 3.28 लीटर आ गया। अब हमको पता है कि जो हमारा मोलरिटी M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, इसी प्रकार M जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, V वॉल्यूम है, तो C1V1 इक्वल टू C2V2 हो जाएगा। तो अब हम ये C1 जो है डिटरमाइन करेंगे, तो C इक्वल N/V है, और N क्या होता है, वेट अपन मोलर वेट इंटू ये वॉल्यूम जो कहते हूँ। ठीक है, तो वेट जो है वो 30 ग्राम दिया था, मोलर वेट ग्लूकोज का 180 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर था, तो ये C1 जो है हमारा 1/6 हो गया। तो C1 हमारा 1/6 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, C2 डिटरमाइन करना है, V2 जो है वो 3.28 लीटर जो है वो आया है। तो C2 जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05। तो C2 हो जाएगा हमारा 0.05 मोल पर लीटर। तो ये उसका यूनिट हो गया। You please subscribe my channel and press bell icon. You also like, comment and share my videos. Thanks for watching.